इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश पांडे हूं और यह विषय संविधान के 75 बरस दलित साहित्य, समाज और संविधान, इस पर आधारित सत्र है। सूत्रधार की भूमिका और मंच संचालक की भूमिका दोनों ही मुझे निभानी पड़ रही है, क्योंकि हमारे लगातार कल महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे जो आए हैं उनके चलते चैनल की जो हमारी अपनी व्यस्तताएं हैं उसमें जिस भी हमारे सूत्रधार को यहाँ पे होना चाहिए था वो कहीं और व्यस्त हैं। तो मुझे ही बताना पड़ रहा है। हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि जो है मोहनदास नैमिषराय जी हैं। बहुत बड़े दलित चिंतक के तौर पर आपकी अपनी एक पहचान है और अपने अपने पिंजरे से आपने हिंदी कथा साहित्य के फलक को झकझोरा है। मैं स्वागत करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आएं, क्योंकि मैं उधर नहीं हूं तो आपको ले के आ नहीं सकता। हमारे दूसरे अतिथि शिवराज सिंह बेचैन जी हैं। शिवराज सिंह बेचैन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय से दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा अपने लेखन से लोगों को प्रभावित करते रहे हैं। और डॉक्टर रतन लाल जी अनुवादक, संस्थापक अम्बेडकर नामा के हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा अपने विचारों से वो जहाँ भी होते हैं वहाँ लोगों को उद्वेलित करते रहते हैं। धन्यवाद आप सभी का साहित्य आज तक के इस मंच पर। संविधान ने जब देश आज़ाद हुआ और 1950 में संविधान लागू हुआ, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा ये उसके मूल तत्व थे। उसके बाद ऐसी क्या स्थितियां बनी कि हम आज जब इस मंच पर उपस्थित हैं तब भी उस विषय पर चर्चा करने की हमको ज़रूरत पड़ रही है, जहां हम कहते हैं कि दलित साहित्य या समाज या संविधान, यानी कहीं ना कहीं कोई विसंगति है जो हमें इस विषय को रखने के लिए बाध्य करती है। मोहनदास नैमिषराय जी, मैं यहीं से चाहूँगा कि ये जो अपने अपने पिंजरे है, ये अपने अपने पिंजरे किसका है? हमारे संविधान का है, हमारे समाज का है, हमारे दलित भाई बहनों का है, किसका है? नमस्कार साथियों, आपका जो विषय है गंभीर विषय भी है और बेचैनी करने वाला भी है। आपने मेरी पुस्तक का जिक्र किया और इससे ताल्लुक़ रखता है विषय से। अपने अपने पिंजरे यानी कि हिंदी की पहली दलित आत्मकथा 95 में छपती है, 1995 में। 1995 तक पिंजरों के बंद समाज में दलित समाज रहता था। माने ये मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जी ठीक। और आपने कहा ना कि आज क्या जरूरत पड़ी जी संविधानी के तौर पे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भी संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाया हुआ संविधान के प्रति बहुत लोगों की आस्था नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, संविधान जब बन रहा था उस समय भी बहुत सारे लोगों ने ऐतराज उठाया था। नंबर 3, देश को आज़ादी मिल गई, संविधान लागू भी हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सीधे सीधे संविधान का विरोध किया। अभी मैं खाली 3 बातें बता रहा हूँ और इस पर हमारे दूसरे साथी हैं, डॉक्टर रतनलाल जी हैं और प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी हैं। वो मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे, अपनी बात कहेंगे। इसके बाद जब मेरा नंबर आएगा तो दोबारा फिर मैं अपनी बात कहूँगा। धन्यवाद। ठीक है। बहुत सलीके से नैमिषराय जी ने
शिवराज सिंह बेचैन जी के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दी। डॉक्टर रतनलाल के पास मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो विचारधाराओं के साथ दलित समाज में जो बदलाव हुए हैं, जिसके आप सभी प्रतीक हैं। मैं जब हम दलित समाज की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, पहली बात तो मुझे सवर्ण अवर्ण दलित इसमें समाज को बांटने में ही दिक्कत होती है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे इस शब्द से अरुचि सी है। मुझे लगता है कि मनुष्यता का मूल स्वर ये है कि हर व्यक्ति बराबर है, और पूरी मानव सभ्यता इसी बात के लिए संघर्षरत है। जिस दिन हम श्रेष्ठ मानव बन जाएंगे, हम सभी समान हो जाएंगे। तो ऐसी इसकी क्या वजह है, और जिसकी तरफ इशारा किया मोहनदास नेमिराय जी ने, मैं चाहूँगा कि इसके आगे का जो पक्ष है वह आप बताएं। धन्यवाद। असल बात यह है, और जो आपने प्रश्न ही रखा था कि भारतीय संविधान के निर्माण के बाद उससे जो अपेक्षाएं थीं वो पूरी हुई या नहीं हुई, संविधान किन परिस्थितियों में आया, तो हम देखते हैं कि दो विचार थे। एक तो परंपरागत विचार, परंपरागत कानून, चाहे जैसे स्मृतियों का कानून कहिए, परंपराओं का कानून कहिए, हिंदू कानून कहिए, कुछ भी कहिए। दूसरा था आधुनिक विचार, जिस पर फ्रेंच रेवोल्यूशन या दुनिया के देश आज़ाद हो रहे थे तो उसका भी असर था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता वाला मूल्य। तो समाज जो था हमारा वो संचालित था पुराने मूल्यों से, और कानून हमारा था आधुनिक, समता स्वतंत्रता का। ये दोनों की टकराहट चलती रही और आज तक चल रही है। समाज में परंपरागत मूल्यों की लड़ाई हमारे संवैधानिक मूल्यों से होती रहती है। लोग अपने संस्कार, अपने स्वभाव, यानी एक जज भी अगर बैठा है तो अगर वो उसने संविधान के नए मूल्यों को आत्मसात नहीं किया है, सिर्फ पढ़ा है, तो जो उसके संस्कार हैं वो होंगे पुराने, यानी अंदर से मनुस्मृति काम कर रही है और बाहर से संविधान का दबाव बन रहा है। ये स्थिति हमें अक्सर निर्णयों में देखने को मिलती है, समाज में देखने को मिलती है, कानून के प्रयोग में देखने को मिलती है। तो ये स्थिति ये है। कल एक सवाल ये आया था, भागीदारी का सवाल, जो संविधान ने दलितों को, पिछड़ों को, तमाम लोगों को दिया, स्त्रियों को। कल एक एंकर बराबर ये कह रहे थे कि भाई योग्य नहीं होते दलित लोग, इसलिए वो न मीडिया में आते हैं, न वो जो शिक्षा में हैं, तमाम क्षेत्रों में वो इसलिए नहीं है कि वो योग्य नहीं होते। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये एकदम गलत धारणा है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम 2500 साल के संस्कार, 2500 साल की शिक्षा, 2500 के ज्ञान व्यवस्था को प्राप्त करके यहाँ तक आए, और आप जो हैं 50 साल से आए। तो मेरा एक प्रश्न है कि जो स्लो लर्नर होता है वो अयोग्य होता है, या जो फास्ट लर्नर होता है वो अयोग्यता है? आप 2500 साल की ज्ञान व्यवस्था को हासिल करने के बाद उतने ही नंबर से पास होते हैं जितने नंबर से दलित, SC, ST बच्चे होते हैं। तो कहाँ मंदबुद्धि है? वो मंदबुद्धि नहीं है, वो तीव्र बुद्धि है। उसको साधनों से वंचित किया गया, उसकी शिक्षा। अब आप देखिए कि किस फटेहाल स्कूलों में, सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, कहाँ उनकी शिक्षा होती है, कहाँ उनको रोजगार मिलता है, किस लायक, जो जिसे कहते हैं कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए तो कोई साधन ही नहीं है। तो फिर ये कहना बिल्कुल, बल्कि आप अपने राष्ट्र के बारे में अगर सोचेंगे तो जो कमजोर हिस्से हैं उनको ज्यादा अवसर देंगे, तभी आप राष्ट्र की उन्नति कर पाएंगे। राष्ट्र, एक सेकंड में बस, राष्ट्र को एक शरीर मान लीजिए। अब उस एक शरीर का अगर पैर टूट गया तो अभी वो ठीक से नहीं चलेगा, हाथ टूट गया तो अभी ठीक से नहीं चलेगा, उंगली कट गई तो अभी ठीक से नहीं चलेगा। तो उस बड़ी बॉडी में से दलित को, चाहे आप अंग, कोई भी अंग मान लीजिए, उसको स्वस्थ नहीं करेंगे तो आप अमेरिका से, जापान से, कनाडा से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आज हमारे देश में तमाम तरह की जो तकनीक है बाहर से लेनी पड़ रही है,
और हमारे यहाँ के दिमाग को कह दिया है कि बस तुम भजन कीर्तन करो, पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और सरकारें कहती हैं कि भाई जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ो। और आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट देखिए एजुकेशन पर, सबसे कम बजट होता है एजुकेशन का, और फिर उसमें भी भेदभाव। एक बच्चा पढ़ता है 10,000 रुपए की फीस पर मंथ, और एक बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसकी पूरी फीस, पूरी पढ़ाई 10,000 में होती है, तो कहाँ से वो आगे बढ़ेगा? मैं आपकी बात सर, चूंकि एक प्रश्न के उत्तर में आपने बहुत सारे प्रश्न छोड़ दिए, और प्रश्न छोड़ दिए तो मैं इसके उत्तर की जिम्मेदारी सीधे सीधे डॉक्टर रतनलाल के जिम्मे छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उसका जवाब क्यों दूं। आपने जो सवाल किए हैं वहां से हम शुरू करते हैं कि आपने दो अलग अलग बिंदु उठाए। बात संविधान में दलित समुदाय कहाँ पहुंचा आज उसकी हो रही थी। प्रोफेसर बेचैन ने सीधे सीधे उसको एकदम वर्तमान आज के धरातल पर ले आए कि कल की एंकर ये कह रही थी और आरक्षण में ये क्यों नहीं होना चाहिए, या शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवस्था है। ये जो 10,000 के फीस की जो बात है और जो सरकारी स्कूलों के बदहाली की बात है, ये एकदम अलग संदर्भ में बातें गई हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस विषय के साथ साथ शिवराज सिंह बेचैन जी ने जो कहा है उस पर आपका क्या मत है। क्या ये स्थिति केवल ऐसा है कि गांव के किसी सरकारी स्कूल में कोई दलित बच्चा अलग से पढ़ रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था की गई है क्या? अगर ऐसी कोई व्यवस्था की गई है, मैं तो ये पढ़ रहा था, जहाँ तक मैंने पूरे महाराष्ट्र के, जब हम आंदोलन की बात करते हैं और वहाँ जिन चिंतकों विचारकों की बात करते हैं जहाँ से ये क्रांति शुरू हुई, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के उस पावन भूमि पे पहली लड़ाई इस बात की थी कि बच्चे, दलित बच्चे स्कूल जा ही नहीं सकते थे। और जो दलित बच्चों की स्थिति थी वही स्थिति महिलाओं की थी। पंडिता रमाबाई ने किस तरह का युद्ध किया महिला शिक्षा को लेकर। तो मेरा ये कहना है कि हम इस विषय पर बात में आएंगे। पहले जो मेरा मूल विषय है और जिस तरफ आप इशारा करना चाहते हैं उस पर थोड़ा अपनी बात। अंतिम में बोलने का नुकसान ये होता है कि पहले वक्ता सब कुछ बोल चुके होते हैं। बहरहाल जब प्रकाश जी ने मुझे फोन किया कि आना है, मैंने कहा पक्का क्योंकि मेरे से आजकल जब मैं बोलता हूँ तो बहुत लोगों की भावना आहत हो जाती है, बहुत लोगों को कष्ट होता है, और मैं इसी के लिए बोलता हूँ। और सीधा सीधा जो बात हुई है उसको मैं एकदम पंच लाइन में कह देता हूँ कि भारतीय संविधान को किससे खतरा है? पाकिस्तान से खतरा है? बांग्लादेश से खतरा है? नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकला इंडियन रिपब्लिक, और इंडियन रिपब्लिक की वजह से दलितों का एक मिडिल क्लास तैयार हुआ। मैं दलित शब्द से मुझे बहुत मोहब्बत है, और इसलिए मोहब्बत है कि मैं जानता हूं ये बोलने से किसको कष्ट हो रहा है, किसको कष्ट हो रहा है। जैसे ब्लैक इज ब्यूटीफुल, तो दलित एक पॉलिटिकल पंच है, इसमें बहुत लोगों को खराब लगता है क्योंकि आजकल फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन चल रहा है, सब हिंदू हो, बटोगे तो कटोगे। हमको बांटा कौन? सुधरना किसको है? मुझे थोड़ी सुधरना है। जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा है सुधरना उसको है। तो सीधा और सीधा कहिए, सीधा घुमा फिरा के नहीं। इंडियन रिपब्लिक पे और कॉन्स्टिट्यूशन पर हिंदू राष्ट्रवादियों ने हमला बोला है, और वो कौन है? वो आरएसएस है। जब संविधान लागू हुआ सबसे पहला विरोध किसका था? संसद के अंदर विरोध नहीं था, संसद के बाहर ऑर्गेनाइजर में जाकर लेख 4 दिन बाद लेख छप गया कि भारतीय मिजाज के हिसाब से नहीं है। तो आप कौन सा संविधान लागू करना चाह रहे थे? सीधा सीधा मनुस्मृति। तो ये तो खास तौर से भारत के जनता को सीधा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर में बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन तब भी एक मॉडर्न रिपब्लिक बनाने पे दोनों सहमत थे। जितने पार्लियामेंट में सिंबल बने वो सब बुद्धा से आया, अशोक से आया, अशोक चक्र तमाम। लेकिन ये सिंगोला नहीं, क्या जरूरत है? वो सिर्फ प्रतीकों का बदलाव नहीं है, वो वैल्यू सिस्टम का चेंज है। और इसलिए मैं खुल के कहता हूं कि आरएसएस से संविधान को बचाना है, बीजेपी से बचाना है संविधान को, राइटिस्ट फोर्स से इससे बचाना है। और संविधान खत्म करने की कभी घोषणा थोड़ी होगी,
उसके प्रावधान खत्म कर दिए जाएंगे। आखिर ये मिडिल क्लास का फॉर्मेशन इंडियन रिपब्लिक से हुआ है। आप बताइए साहब, भारत जब आजाद हुआ तो भारत एक गरीब मुल्क था। आप भी गांव में पढ़े होंगे सरकारी स्कूल में, हम भी पढ़े सरकारी स्कूल में। बिना पैसा गरीब मुल्क ने मुफ्त में शिक्षा दी, मुफ्त में यूनिवर्सिटी खुले, आईआईटी खुले, मेडिकल कॉलेज खुले, और आज तक मोदी साहब कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी हमारा है। तो इतना अमीर हो गए तो शिक्षा महंगी क्यों हो गई? सरकारी स्कूल बर्बाद क्यों हो गया? मोहनदास नेमिश्राय जी, ईश्वर की मौत उस दिन होती है जब बनता है कोई मंदिर और मठ। संविधान को खतरा, आप ही की कविता है, मेरी थोड़ी पूरी नहीं पढ़ूंगा, मैं चाहूंगा पूरी आप पढ़ दो अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तो। मेरा प्रश्न यह है कि रतन लाल जी जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, आप ये जो कविता इसी संदर्भ में मैंने इसकी पंक्ति पढ़ी, मैं आखिरी लाइन उसकी बता देता हूँ बस, जी। क्योंकि उतना समय नहीं है। जी पहली लाइन तो आपने बता दी है, तो उसकी आखिरी लाइन है कि बताओ ईश्वर का बाप कौन था। जी तो ये अंतिम लाइन है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं अभी श्रीलंका से लौटा हूँ, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि इससे ताल्लुक रखता है आपके सवाल से। और मेरा इस समय विमल धम्मा नाम है, मैंने 2 बार प्रविज्ञा ली है, मैं सरामनेर हूँ अभी। श्रीलंका में तकनीकी तौर पे उसको बौद्ध शासन बोलते हैं। बौद्ध शासन का मतलब है कि धर्म के अनुसार हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय को, हर जाति को, हर धर्म के बारे में जो सत्ता पक्ष है, शासन है, वो ध्यान रखे। ये श्रीलंका में इस समय शासन चल रहा है। सम्राट अशोक के समय में ये शासन था। तो मैं बात इसलिए इसको मतलब दोहरा रहा हूँ, मैं 16-17 दिन श्रीलंका रहा और एक बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं अब अपनी बात शुरू करता हूँ। ये जो वृत्रहत्र की जो हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि सम्राट अशोक का शासन वो बौद्ध शासन था। हर व्यक्ति, हर धर्म को मतलब उसका ये होता है। क्या जरूरत पड़ी कि पुष्यमित्र शुंग को वृत्रहत्र मौर्य वंश का अंतिम मतलब शासक राजा, उसकी हत्या करनी पड़ी? जब देश आजाद हुआ और तब जैसे डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन ने कहा कि 2 तरह के संस्कार, 2 तरह की संस्कृति, 2 तरह की आस्थाएं, 2 तरह के विश्वास उस समय आपस में टकरा रहे थे। तो वो स्थिति आज के समय में बढ़ गई है। आज के समय में मेरी एक किताब अभी चल रही थी और वो किताब छप नहीं सकी, माने खाली उसका टाइटल बता देता हूँ, रिटर्न टू रामराज। अंग्रेजी में 400-500 पेज की किताब थी, तो वो क्यों नहीं छपी वो एक अलग बात है, वो जिक्र नहीं करूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पुष्यमित्र शुंग का स्थापना हुई, माने सम्राट अशोक के धम्म शासन के खिलाफ, आज उसमें बढ़ोतरी हो गई है। मैं सीधे सीधे ये बात कहना चाह रहा हूं कि आज पूरी तरह से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की योजना अंदर खाते चल रही है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्यों चल रही है इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा। मेरी किताब अभी कंपैरेटिव स्टडी मार्टिन लूथर किंग डॉक्टर अम्बेडकर आई थी, ब्लैक लोगों पे छपी थी। देखिए अमेरिका क्यों आज ताकतवर है। अमेरिका इसलिए ताकतवर है, वहाँ के जो ब्लैक लोग हैं वो एक ताकत है, और उसकी ऊर्जा से अमेरिका पूरी दुनिया में ताकतवर देश बना है। एक तकनीकी तौर पे बताना चाह रहा हूँ। वहाँ
जब कैनेडी मार्टिन लूथर किंग के पास जाते हैं, मार्टिन लूथर किंग जेल में थे, तो उन्होंने पूछा भाई आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा भी मैं अपने लोगों की मतलब भलाई चाहता हूं, हमारे लोगों को सत्ता उसमें मिले। और जो अभी डॉक्टर रतनलाल जी ने बात कही कि ब्लैक इज ब्यूटीफाइड और दलित इज डिग्निफाइड, तो हमारा ये आंदोलन लंबे समय तक चला भारत में। तो भारतीय संविधान तो ठीक है बन गया, भारतीय संविधान के प्रति जो डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन ने भी बात कही है कि ये दो तरह की जो आस्थाएं भारत में अभी भी बनी हुई हैं, जबकि नहीं होनी चाहिए माने। तो उसका कारण यह है कि दो तरह के संस्कार व्यक्ति में आ रहे हैं, चाहे वो साहित्य में है, धर्म में है, चाहे मंदिर में है, चाहे कहीं और जगह है। उसको हमें खत्म करने के प्रयास पहले करने पड़ेंगे। संविधान तभी पूरी तरह से लागू होगा तब वो लोगों के भीतर से मनुस्मृति खत्म होगी। सीधे सीधे मैं कहना चाह रहा हूँ, मनुस्मृति जब लागू है, जब चल रही है, और तो उसमें संविधान वो एक तरफ हो जाता है। आज भी आप देखें और ब्रिटिश पीरियड में भी देखें, माने जो भारत में ब्रिटिश लोग ये राज करते थे उस समय भी कानून जो मनुस्मृति का चलता था। भारत आजाद हो गया और 70 के दशक तक भी वो मनुस्मृति का कानून चलता रहा। तो ये एक बात माने हमको पूरी तरह से खुल के कहनी पड़ती है, इसमें कोई ये दबाव और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उस पूरे समाज को जब तक समता समानता की स्थिति नहीं आएगी, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वैश्य है, चाहे किसी भी जाति का आदमी है, उसको वो पूरी तरह से आजादी नहीं मिलेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अंतिम बात खत्म करते हुए कि ब्राह्मण समाज में भी कितनी महिलाएं हैं, कितनी आजादी है, कितनी समानता है, कितनी स्वतंत्रता है उनको। ये खाली दलितों की बात नहीं है। दलित समाज के लिए मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबके लिए काम किया। तो खुद ब्राह्मण समाज की महिलाएं हैं जो अपने घरों में, अपनी कॉलोनी में, अपनी बस्तियों में, संस्थाओं में जो यातनाएं झेल रही हैं, वो उससे मुक्ति चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान में पूरी तरह से हमें आजादी रखनी पड़ेगी। धन्यवाद। डॉक्टर बेचैन, अक्षर के जादू ने उस पर असर बड़ा बेजोड़ किया। चुप्पा रहना छोड़ दिया, लड़की ने डरना छोड़ दिया। मैं चाहूंगा, आपने पहले ही कहा था मैं अपनी कविताओं से अपना जवाब दूंगा या अपनी बात कहूंगा, तो हाँ चल रहा है, चलिए। आप अपनी इच्छा में ये न कहें कि हमने आपको, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि संविधान जो हमारा विषय है उसी के इर्द गिर्द रहें। देखिए, आज का विषय है संविधान के 75 साल, उससे पहले आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। और कविता में ये इन 75, 40, 30, 35 साल का हवाला आपको सुनाई पड़ेगा। पहली कविता है आज़ादी अभी अधूरी है। आज़ादी पर सीधी, आज़ादी अभी अधूरी है, सच है ये बात समझ प्यारे, कुछ सुविधाओं के टुकड़े खा मत नौ नौ बांस उछल प्यारे। आज़ादी अभी अधूरी है, सच है ये बात समझ प्यारे, कुछ सुविधाओं के टुकड़े खा मत नौ नौ बांस उछल प्यारे। गोरे गोरे गैरों का जुल्म था कल, अब सितम हमारे अपनों का, वे कुछ भी कहें पर देश बनाने भीमराव के सपनों का। एक डाल ही क्यों, एक फूल ही क्यों, सारा उद्यान बदल प्यारे। आज़ादी अभी अधूरी है, सच है ये बात समझ प्यारे, है जिनका लहू मैं खाने में, वो बसर आज तसना लव है जिसका लहू मैं खाने में, वह बसर आज तसना लव है। कुत्तों की हालत बदली है, दलितों की जिंदगी बदतर है, कर हकों की ठंडी बात नहीं, बदलाव की आग उगल प्यारे। आज़ादी अभी अधूरी है, सच है ये बात समझ प्यारे, यह सोच कुंवारी बहन है क्यों, माँ बाप का दिल बेचैन है क्यों, पढ़ लिख के मिली बेकारी क्यों, मेहनत का फल बेजारी क्यों। तू मेरे गम की बात न कर, अपना तो दर्द समझ प्यारे। आज़ादी अभी अधूरी है, सच है ये बात समझ प्यारे। नेता तस्कर धनवान है क्यों, दलितों का अपमान है क्यों,
भूखे नंगे भिखमंगों से भर रहा ये हिंदुस्तान है क्यों। शोषक जाति और धर्मों के बन गए देश में दल प्यारे। आजादी अभी अधूरी है, सच है ये बात समझ प्यारे। तू वर्दी के व्यवचार देख, खादी की कोठी कार देख, पहले पॉकेट का भार देख, फिर रिश्तों का बाजार देख। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा का कुछ प्रबंध तो कर प्यारे। आजादी अभी अधूरी है, सच है ये बात समझ प्यारे। हाँ, पूंजीवादी दानव से खतरे महसूसत मानवता। गूंगे बहरों से क्या कहिए, अटकी है गले में व्यथा कथा। पत्थर दिल कोई असर नहीं, पत्थर दिल पर कोई असर नहीं, मैं तिल तिल रहा पिघल प्यारे। आजादी अभी अधूरी है, सच है ये बात समझ प्यारे। जिनके हाथों से महल बने वे खुली सड़क पर लोग पड़े। तन पर कपड़े का तार नहीं, बुन बुन करके भंडार भरे। खूंखार भेड़ियों सा दिल में सरमाएदारों का डर प्यारे। आजादी अभी अधूरी है, सच है ये बात समझ प्यारे। बंदी बेगुनाह बरी खूनी, क्या यह सारा कुछ कानूनी। मजदूरों की दुनिया सूनी, बढ़ रही मुसीबत दिन दूनी। पट्टे दलितों के नाम लिखे खेत में, गैर दलित का हल प्यारे। आजादी अभी अधूरी है, सच है ये बात समझ प्यारे। निज देश की कंचन काया में यह वर्ण विषमता कोड हुआ। कहीं शोषक शासक बन बैठा, कहीं दोनों में गठजोड़ हुआ। क्या लोकतंत्र कल के राजे, गए मंत्री जीवन सज धज प्यारे। आजादी अभी अधूरी है, सच है ये बात समझ प्यारे। भूखों की भूख मिटा न सकी, शोषण और लूट बचा न सकी। जिस सुबह की खातिर दलित मरे, वो सुबह अभी तक आ न सकी। दुख सुख समान किस तरह बटें, यह युक्ति सोच हर पल प्यारे। आजादी अभी अधूरी है, सच है ये बात समझ प्यारे। कुछ सुविधाओं के टुकड़े खा मत, नौ नौ बांस उछल प्यारे। मजबूत हैं हम, कमजोर नहीं, अपना निर्माता और नहीं। मिल बैठ ले तकदीर बदल, दुनिया भर की तस्वीर बदल। मत अवतारों की राह देखकर स्वयं समस्या हल प्यारे। आजादी अभी अधूरी है, सच है ये बात समझ प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बेचे। इतना ही काफी है जी जी। तो मैं बहुत सारी कविताएं लेके आया हूँ। नहीं, मैं मालूम है मुझे, आपके पास कविताओं का भंडार है, कविताओं की कमी थोड़ी नहीं होगी। रतन लाल जी, ये मैं एक विषय बराबर जब इस विषय को रख रहा था तो मेरे दिमाग में था कि यह प्रश्न मैं आपसे और सभी अपने साथी वक्ताओं से जरूर पूछूंगा। जब हम दलित समाज की बात करते हैं तो हम दो अलग अलग विषय पाते हैं। हर समाज में एक अलग तरह का द्वंद्व है, जिसकी तरफ इशारा किया मोहनदास जी ने भी कि भाई ब्राह्मण स्त्री है तो क्या वह स्वतंत्र है। एक मुक्ति के जिस स्वर की कामना की जाती है, पिछले 75 वर्षों में दलित समुदाय के जो लोग नेतृत्व करता रहे, मैं बाबा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बाद के दिनों की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में कोई नायक अगर मैं दलित समुदाय से ढूंढूं तो वह खरबपति तो हो सकता है, लेकिन वह दलित समाज का नायक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कम से कम अगर मैं गलत हूं तो उसे संशोधित करिएगा। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि हमारे समाज में जो लोग सत्ता में पहुंच गए या जो लोग शासन संसाधन युक्त हो गए, उन्होंने अब समाज के अपने ही साथियों को, अपने ही भाइयों को, वो एक नव ब्राह्मण बन के निकल गए। आई गॉट योर पॉइंट। एक तो बाबा साहब होना आसान नहीं जी। जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो कर्जदार थे। मैं पुनः उसी पॉइंट पे आता हूं, तब इस पे आऊंगा। जिन्ना में और हिंदू महासभा में क्या अंतर था? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इन दोनों को एक दूसरे से कोई समस्या नहीं थी। भले तुम अपना ले लो, हम अपना ले लो। अंबेडकर ने कभी अलग देश की मांग नहीं की, कहा कि मैं यहीं रहूंगा। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात की उन्होंने। और वो आइडिया कहां से आ रहा है? वो बुद्धा से आ रहा है, संत कबीर रैदास से आ रहा है, बेगमपुरा,
कबीर के प्रेम नगर से आ रहा है, तुकाराम से आ रहा है। तुकाराम के पंढरपुर से आ रहा है। और हिंदू महासभा आरएसएस का आइडिया कहां से आ रहा था? बंच ऑफ थॉट में क्या लिखा है कि मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट ये हमारे शत्रु हैं। लेकिन उनको ये दलित समाज की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूं कि इंडियन रिपब्लिक अगर गया तो सबसे ज्यादा मार पड़नी है दलित समाज को, बाकी लोग तो एडजस्ट कर जाएंगे। सबसे ज्यादा मार पड़नी है, इसलिए दलितों को तो इनके साथ वैचारिक महायुद्ध, आपका महाकुंभ है, मैं महायुद्ध की बात कर रहा हूं। वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 के मैनिफेस्टो में, शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि हिंदू महासभा, आरएसएस जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। और मैं बार बार एक बात कहता हूं जयप्रकाश जी कि यह वैचारिक लड़ाई है, जात की लड़ाई नहीं है। हो सकता है कि आप हमारे पक्ष में हो, हमारे कई साथी हमारे पक्ष में हो, और मेरे घर का भाई ही मेरे विरुद्ध हो, यह भी हो सकता है। तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि दलित जितने नेता हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं। व्यक्तिगत मुक्ति का स्पेस तो ब्राह्मणिकल सिस्टम में रहा है। मौर्य कोई क्षत्रिय थोड़े ही थे, गुप्त कोई क्षत्रिय थोड़े ही थे, लेकिन राजा बने। व्यक्तिगत मुक्ति का स्पेस हर समय रहा है, लेकिन इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द किंग टू अपहोल्ड द वर्णाश्रम धर्म। ये साहित्य ही कह रहा है, संस्कृत साहित्य कह रहा है कि राजा का काम है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। अब बिहार में देखिए जीतन राम मांझी है, आप चिराग पासवान है, एक सीट दे दो किसी तरीके से, ये अंबेडकरवाद है। अभी महाराष्ट्र के जो मंत्री बने हुए हैं, क्या नाम है उनका सर, मैं नेता का नाम कम याद रखता हूं, रामदास अठवाले अठवले साहब हैं। कहीं अगर सीधा मैनेज नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्ट मैनेज कर ले रहा है, इनडायरेक्ट मैनेज कर रहा है। तो अंबेडकर, नेहरू, आप एक बार बताइए, दलित समाज को सोचना होगा कि इंदिरा गांधी जब जमींदारी का उन्मूलन कर रही थी तो दलितों के पास कोई जमींदारी था क्या? उसका फायदा किसको हुआ? प्रिवी पर्स अगर खत्म कर रही थी, ये तो कांग्रेस वाला लोग भी नहीं बोलता है, हम लोग तो एकेडमिशियन एक्टिविस्ट है, सही बात बोल देते हैं कि जब प्रिवी पर्स खत्म हुआ तो दलितों के कोई राजे रजवा रहे थे कि उनका प्रिवी पर्स खत्म हो गया। जब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो बैंक का नेशनलाइजेशन का फायदा किसको हुआ? सब लोग को हुआ, लेकिन दलितों को भी हुआ। पब्लिक इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ, सेल गेल भेल सब, तो उसमें दलित लोग को नौकरियां नहीं मिली। यूनिवर्सिटी फ्री एजुकेशन, हम लोग 5 रुपया देकर पढ़े हुए, पूरे जिंदगी में 8,000 रुपया फीस दिए होंगे। आज ये बच्चा लोग बैठा हुआ है, पूछिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिहार से आके कोई लड़का 20,000 से कम में पढ़ सकता है क्या? तो इसका लाभ सबको मिला। पब्लिक इंस्टीट्यूशन के जवाहर नवोदय विद्यालय खुला तो सब लोग पढ़े, हमारे लोग भी पढ़े। मोदी जी 10 साल में दलित नेता सब बताए कि कितने यूनिवर्सिटी खुले हैं और कितने स्कूल बंद किए गए। रतन लाल जी, अगर देखिए मोदी जब जी क्यों जाते हैं, जाते हैं वहां तो संत रैदास और कबीर का एक साथ नाम ले लेते हैं, लेकिन उनका बेगम पूरा और प्रेम नगर नहीं याद है। मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से चूंकि कोई नहीं है, तो यह न माना जाए कि यह मंच जो है केवल उन पर हमला करने के लिए बना है। मैं फैक्चुअल, मैं टीचर हूं जयप्रकाश जी, और मैं रेफरेंस के बगैर नहीं बोलता। नहीं, मेरा केवल संदर्भ ये है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर दलित समुदाय के जो वरिष्ठ लोग थे, ठीक है बाबा साहब नहीं बन सकते, लेकिन आपको सत्ता मिल गई, संसाधन मिल गया, उन्होंने इस समाज के बारे में, समुदाय के बारे में उनकी तारीफ मैं थोड़ी कर रहा हूं, उनको तो सीधा अटैक कर रहा हूं कि वैचारिक इतना व्यक्तिगत मुक्ति के लिए मुझे ये बना दो। प्रोफेसर लोग भी सर बैठे हुए इधर, बीसी बनने के लिए, रजिस्ट्रार बनने के लिए होड़ लगा हुआ है। अरे भैया, जब एक शहर पे कोई बम गिरता है ना तो वो मंदिर दिखता है नहीं, मस्जिद दिखता है। जब निजीकरण हो गया, मैं अपने कॉलेज के चौकीदार जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मैंने पूछा कि कितना तनख्वाह मिलता है, तो 12, 14, 15,000। और सरकारी चौकीदार रहता तो कितना मिलता है? 70,000। तो जो प्राइवेटाइजेशन एक्सटेंसिव हो रहा है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन बर्बाद किए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इंडियन रिपब्लिक पे हमला है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे हमला है। और अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू के आइडिया से डिपार्चर हो रहा है पूरा। इसीलिए मैंने कहा वैचारिक महायुद्ध है। सारे पब्लिक इंस्टीट्यूट में मेरा बेटा पढ़ सकता है, मान लो मॉडर्न स्कूल में,
हम सरकारी स्कूल का हालत आप देख लीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी का हालत देख लीजिए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, माल रोड जुबली हॉल से कमला नगर पैदल चले जाते थे, वीसी साहब मिल लेते थे, नमस्ते भी कर लेते थे। आज हर जगह बैरिकेडिंग है, आप प्रिंसिपल से नहीं मिल सकते हो, वीसी से नहीं मिल सकते हो। यूनिवर्सिटी का मतलब यह है। व्हाट इज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी? डिफरेंट आइडियाज, आना है जाना है। एक अंतिम बात करके खत्म कर रहा हूं। डेमोक्रेसी को कैसे और संविधान को कैसे मानेंगे? डॉक्टर अंबेडकर का बार काउंसिल में एक भाषण है 1955 का, सिर्फ पॉइंट बोल दे रहा हूं। 7 चीज उन्होंने बताई थी कि 7 शर्तें होंगी किसी भी डेमोक्रेसी को सफल होने के लिए। पहला, समाज में भयंकर असमानता नहीं हो। अब 5 किलो 80 करोड़ को दे रहे हैं। दूसरा, मजबूत और सुरक्षित विपक्ष, जो हालत है देख रहे हैं विपक्ष का क्या हो रहा है। तीसरा, कानून और प्रशासन में समानता। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। यहां कह रहे हैं समानता होनी चाहिए, यहां पे नहीं है। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बहुमत द्वारा अल्पसंख्यक पर अत्याचार नहीं। छठा, समाज की नैतिकता। और सातवां, जन चेतना। इस 7 कसौटी पे आप खड़ा कर लीजिए कि पिछले 10-20 साल में हम कितना डिटोरिएट किए हैं और कितना आगे बढ़े हैं, तभी तो संविधान को समझ में आएगा ना। संविधान पे हमला करने वाले कौन हैं, उनकी वैचारिकी स्पष्ट होनी चाहिए। मोहनदास मिश्रा जी, चूंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है, हमारा अगला सत्र होगा, अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि विकल्प क्या है हमारे पास, क्योंकि इसके बिना हमारी बात पूरी नहीं होगी। इस चर्चा का हमारा उद्देश्य यही था, कल भी ये चर्चा हुई थी। रजत रानी मीनू जी यहाँ बैठी हैं, संभवतः कल के सत्र में वो रही होंगे और उन्होंने ही डॉक्टर बेचैन को बताया होगा कि किसी हमारे एंकर ने कुछ ऐसा सवाल पूछा जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। मैं ये जानना चाहता हूँ विकल्प हमारे पास क्या है। और अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, अगर 2500 साल इंतजार करना चाहता है दलित समुदाय, तो मैं उसकी मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है? जिस समय तकनीक इतनी तेजी से विकसित हो रही है, दुनिया भर में हम अपनी बात बहुत सेकंड्स में पहुंचा सकते हैं, ऐसे समय में क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? इसकी तरफ संक्षेप में आप तीनों से मैं चाहूंगा आप बताओ और फिर ऐसे आके खत्म करें। मैं इसको, जो आपने नेतृत्व की बात की है, उसको मैं दूसरी तरह से मैं सोचता हूँ। बहुत संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ कि केवल पॉलिटिकल जो क्षेत्र में जो नेता, दलित नेता आए हैं, मैं उनको नेतृत्व के बारे में नहीं मानता। मेरा व्यक्तिगत मानना है, वो कोई भी हो, नाम मैं नहीं बताना चाह रहा। मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अम्मा गौरी केरल में वो 6 बार एमएलए रही, 6 बार। एक बार मंत्री रही अम्मा गौरी, कम्युनिस्ट पार्टी में थी और दलित समाज से थी। लैंड रिफॉर्म्स पर उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि भारत सरकार की लैंड रिफॉर्म्स कमेटी का मैं मेंबर रहा। उसको बहुत कम लोग, दलित भी बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब बाकी के तो बात छोड़ दीजिए, मतलब इतना उसने काम किया अम्मा गौरी ने। नंबर 2, गद्दर, एक बड़ा काम किया गद्दर ने, आप जानते हैं, हैदराबाद में। तो क्या उसको हम नेता नहीं मानेंगे? क्या उसको नायक नहीं मानेंगे? मतलब मेरा मतलब नायक से है। हम नायक किसको माने? मतलब केवल जो राजनीतिक भाषा में बात करे या संसद में जो है हल्ला करे या जोर से बोले, उसको नायक मानेंगे? या जो दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहा है उसको नायक मानेंगे? नंबर 3, राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, मेरे मित्र रहे। उन्होंने बाबा साहब की और अभी जो प्रतिज्ञा है वो यहाँ पे की, और केजरीवाल जी ने अगले दिन उनको अल्टीमेटम दे दिया, भाई आप घर बैठिए। ठीक है, तो सवाल ये है कि हमें नायक किसको मानना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जो आपने इशारा किया है, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, कि दलित समाज को ब्लैक लोगों की तरह मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 1, ब्लैक लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर वर्चस्व कायम किया है, मतलब तो दलित समाज के लोगों को हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहिए। माने तो उस तरह से एक समाज में समता भी आएगी, दबाव बनेगा। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जो, मतलब मैं पहले से जो काम कर रहा हूँ और मैंने ये महसूस किया है कि बिना उस तरह के माने जिक्र किए
हमें अपनी ताकत को, अपने समाज को, अपनी महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। हमें स्कूल खोलना चाहिए, यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए, टीवी चैनल चलना चाहिए, पत्रिकाएं छापनी चाहिए, लिखना चाहिए माने। और बात खत्म करते हुए मैं ब्लैक लोगों का उदाहरण दे रहा हूं कि ब्लैक लोगों ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया है। क्या भारत के दलित उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते? ये मेरा आप लोगों से सवाल भी है और मैं जवाब भी दे रहा हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। आप भी इस प्रश्न का प्रश्न एक ही है, समाधान क्या है? जी, विकल्प क्या है? समाधान माने विकल्प माने? समाधान और विकल्प दोनों ही अधूरे रहने हैं, चूंकि हम सिर्फ बहस ही कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते अगर हमारे सुझाव भी हों, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूं कि शिक्षा पर अधिकाधिक इन्वेस्टमेंट सरकार को करना चाहिए। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, ये संविधान का भी वायदा है। संविधान ने वायदा किया है 14 साल तक के बच्चे को शिक्षित करने का। शिक्षा समान हो, फ्री हो, क्वालिटी एजुकेशन हो। इसके साथ साथ अब बात यह आती है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंदिरा गांधी के जमाने में बात यह निकली थी कि भाई किसी तरह से बर्थ कंट्रोल करो, लोग थोड़े हों तो उनको रोजगार दिया जा सकता है। अब लोग ही बहुत हैं, एक की मांग है और 50 खड़े हैं, तो कैसे दिया जाए? तो इसके लिए हमें चाइना की तरफ देखना चाहिए, जापान की तरफ देखना चाहिए। तकनीकी शिक्षा इतने अधिक लोगों को दे दी जाए कि हर बच्चा काम करे। हमारे पास अभी लैंड भी बहुत विशाल लैंड खाली पड़ी है, उद्योग के लिए भी हमारे पास अभी बहुत सारे मौके हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारे बच्चों का दिमाग इस तरह का तैयार किया जाए कि वो उत्पादन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जाएं। इसमें जो बैरियर लगा हुआ है कास्ट का या रिलीजन का कि इसको नहीं पढ़ने देंगे, उसको नहीं पढ़ने देंगे, ये चीजें हटनी चाहिए। और जैसा कि ब्लैक लोगों की बात की, मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। 1919 में अमेरिका में दंगे हुए, भयंकर दंगे हुए, कालों में और गोरों में, और दंगे महीनों तक चलते रहे, जो हमारे देश में भी हो सकते, किसी भी देश में हो सकते हैं अगर जाति धर्म के झगड़े रहे तो क्या समाधान निकाला? उन्होंने कहा कि कोई ऐसा बच्चा ढूंढो कि जो ब्लैक्स की समस्याओं को हमारे सामने लाए। तो उन्होंने एक बच्चा पकड़ा कि भाई ये वाशिंगटन पोस्ट वाले लोगों ने किया काम कि आप रिपोर्टिंग कीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे लिखना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा भी लिख सकते हो, जैसा भी बोल सकते हो बोलो। और उसने रिपोर्टिंग करनी शुरू की और शायद 2008 में या 9 में उस बच्चे की मृत्यु हुई, जो वाशिंगटन पोस्ट का चीफ एडिटर होकर उसकी मृत्यु हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि उसने उनके अंदर की बात कही और दंगे रुक गए। मैं ये कह रहा हूं कि दलित साहित्य है, दलित समाज की समस्याएं ला रहा है, उस पर विचार कीजिए। अभी देखिए, जब ये क्लासिफिकेशन का मसला चला, उस पर सुखदेव थोरात ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज को दलित लिटरेचर देखना चाहिए कि वो कहां से समस्याएं ला रहे हैं। लिटरेचर को आप एविडेंस ही नहीं मान रहे, जो बहुत बड़ा एविडेंस है कि लिटरेचर में आप देखेंगे कि जो आत्मकथाएं, गरीबी, भुखमरी, अस्पृश्यता, तो इन सारी चीजों के स्रोतों को लेकर सांस्कृतिक बदलाव लाना चाहिए। और प्रतिनिधित्व, डाइवर्सिटी, जो हम देखिए अमेरिका में रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने डाइवर्सिटी का नियम ये बनाया कि जिस संस्था में काले लोगों का प्रतिशत पूरा नहीं होगा वो चलेगी नहीं। टीवी चैनल चलेगा नहीं अगर उसमें काला नहीं है, तो फिल्म चलेगी नहीं अगर उसमें काले का प्रतिशत नहीं है। अखबार के न्यूज चैनल के न्यूज रूम में अगर कोई ब्लैक नहीं है तो न्यूज रूम की न्यूज आगे नहीं जाएगी। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अब बस मैं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ दलित नहीं है तो कुछ भी चलेगा, कहेंगे उपलब्ध ही नहीं है, उपलब्ध है तो सुटेबल नहीं है। जी, तो हाँ, मुझे भी हेड बनाने के लिए 6 महीने तो डॉक्टर रतनलाल जी, बस एक पंक्ति में, क्योंकि समय हमारा पूरा हो चुका है, दूसरा सत्र 3 ताल इसी मंच पर होना है। जी जी, देखिए, अमृत जो मंथन हुआ था तो किसी के सुर
देवताओं के पास अमृत गया था, अब विष जो है असुरों को पास है। तो अभी तो अमृत काल चल रहा है, तो विष मिलना है दलितों को। अमृत जो पा रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। नंबर एक, आप सीधे सीधे हमलावर हैं। मैं जो आ रहा हूं पॉइंट पे, और मैं दलित समाज का आइडिया, पॉलिटिक्स का भी मैं क्रिटिक हूं, ऐसा नहीं हूं कि मैं वहां करता हूं। देखिए, सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो दलित रहेगा उस बंगले में, लेकिन स्टाफ क्वार्टर में रखने की तैयारी है। पीछे वाला है स्टाफ क्वार्टर में, आगे वाला में नहीं रहेंगे, पीछे वाले में, उस बंगले में। दलित को सीधा और सीधा पब्लिक इंस्टीट्यूशन बने रहे, इसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं भारत के हर नागरिक को खड़ा होना चाहिए, कि उसी से आपकी इंटरेस्ट, आपका सब कुछ, मुक्ति आपका उस रास्ते है। और राइट विंग फोर्सेस से दूर रहना चाहिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन। और अनरियलिस्टिक, ब्लैक्स का भी रेफरेंस आया, मैं ब्लैक से ही एग्जांपल देकर खत्म करता हूं अपनी बात, कि दलित लोगों को अनरियलिस्टिक ड्रीम्स में नहीं देखना चाहिए कि हम पीएम बनेंगे, हम सरकार बना लेंगे, उसके बाद हम सब ठीक करेंगे। ब्लैक ने कभी पीएम बनने की लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन ओबामा पीएम बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, सॉरी। यहां पे जब से दलितों में नशा चढ़ा है कि हम सरकार बना लेंगे, हुक्मरान बनेंगे, सेम टाइम उठाकर देखिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन का प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है। सेम टाइम एट्रोसिटीज की संख्या बढ़ी हुई, क्योंकि उसको वोट का पावर नहीं है, वैल्यू खत्म हो गया ना, कोई मांगने नहीं जाता इससे। तो इसलिए दलित लोग को यह बात समझनी चाहिए। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशन, लास्ट पॉइंट मैं कह रहा हूं, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, आप जानते होंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब स्पेशल कंपोनेंट प्लान। उन्होंने बजट में सेंटर के खाते में 10.63% और राज्यों के खाते में 11.80%। और अभी 24-25 का बजट देख लीजिए, टोटल बजट है 48,20,512 करोड़। और कंपोनेंट प्लान में कितना आया है? शेड्यूल कास्ट के लिए आया है 1,65,499 करोड़ रुपए, 3.43। ठीक है, मैं रतन लाल जी, आपकी और ट्राइबल का जो 2.74। आपकी बात तो ये जब पैसे नहीं खर्च होंगे तो स्कूल कॉलेज में बच्चा लोग जाएगा कैसे, पढ़ेगा? नहीं, आपकी बात को मैं समझ गया। इसलिए दलितों को इसको बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। अनरियलिस्टिक कंपोनेंट प्लान का पैसा भी दूसरी मदों में खर्च किया जाता है। मैं केवल एक बात कहूंगा, कॉमन प्लान जो हमारा समय खत्म हो गया है, हम लोग यहाँ नीचे उतर के बात कर लेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, डॉक्टर बेचैन, डॉक्टर रतनलाल जी और मोहनदास नेमिश राय जी, यह दलित समुदाय की आवश्यकता, उसकी व्यवस्था के प्रति आज तक का साहित्य, आज तक का समर्पण समझिए, हमारा आपके प्रति स्नेह समझिए, हमारा आपके प्रति सम्मान और आदर समझिए। आपने ये प्रोग्राम करा लिया, हम लोगों को बुला लिया, ये बड़ी बात है। नहीं, बुला लिया, ये कोई हमने एहसान नहीं किया। हमें लगा कि ये जरूर है। 2 दिनों तक लगातार हमने इस पर चर्चा की, आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। साहित्य तक का मंच आपका रहेगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का हमारे में।